संभल में जो हिंसा का मामला हुआ है उसको लेकर पहले तो आपकी क्या विचार है, क्या सही लग रहा है, क्या गलत? इसमें सही क्या हो सकता है? किसी भी किस्म की हिंसा हो, किसी भी किस्म की मारकाट हो, किसी भी किस्म के लोगों की जान जाए, इसमें सही तो कुछ हो ही नहीं सकता। जो भी है टोटली गलत है, और गलत को जो है शासन प्रशासन ने पोषित करा है। शासन ने अपने आदेश में, एक जज साहब जो है, इतने महान जज साहब उन्हें कहा जाएगा जिंदगी भर में, हमेशा उनके ऑर्डर याद करे जाएंगे कि एक व्यक्ति जो है याचिका दाखिल करता है कि जी इस फलाने मंदिर के नीचे, फलानी मस्जिद के नीचे पुराना मंदिर है हमारा, याचिका इमीडिएट स्वीकार कर ली जाती है। 2 घंटे के अंदर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है, और वो कोर्ट कमिश्नर जो है अपने लश्कर को लेके, अपने दल बदल को लेके सीधा वहां सर्वे करने पहुंच जाता है। आज तक के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक जो भी कानूनी प्रक्रिया को समझते हैं, वकील भी है या वकील के वकालत करने वाले स्टूडेंट भी हैं, एक प्रॉपर सिस्टम होता है। मैं अगर किसी के खिलाफ कोई याचिका दाखिल करता हूं तो सामने वाली पार्टी को भी जो है नोटिस जाएगा, समझ जाएगा। उसके बाद उसे टाइम दिया जाता है रखने का, अपना पक्ष रखने का, कि हाँ भैया आपको इस पे क्या कहना है, अगले ने तुम्हारे खिलाफ ये मामला दायर करा है, इसमें कुछ कहना चाहोगे, अगले पक्ष का जवाब लिया जाता है। जवाब से अगर वो पहला वाला पक्ष संतुष्ट होता है तो कार्रवाई आगे बढ़ती है। अगर इसमें मीन में एक निकलती है कि नहीं जी इसने ये नहीं करा, इसने ये नहीं करा, अभी इसने इसका जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद जज साहब फिर दोबारा से अपील करते हैं, फिर वो डेट पड़ती है। मामूली सी बात है। सिविल मैटर में कम से कम 1 से 1.5 साल मामूली लगता है, कम से कम 5 से 6 डेटें लग जाती हैं सिविल मैटर में, इन सब चीजों को सुलटाते, जिनके लिए बाद जाके कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति होती है। और कोर्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है दोनों पक्षों की रजामंदी से होती है। दोनों पक्ष जब रजामंद होते हैं कि हाँ ये इसको कोर्ट कमिश्नर आप नियुक्त कर दीजिए, हम इसकी कोर्ट कमिश्नरी जो है एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद कोर्ट कमिश्नर टाइम देता है, फिर वो अपने साथ वहां जाता है, जो भी रिपोर्ट होती है फिर वो जाके कोर्ट में सबमिट करता है। अब यहाँ तो मामला देखिए कि इतने फास्ट ट्रैक, इतना फास्ट ट्रैक, हद से ज्यादा फास्ट ट्रैक, लाइट की स्पीड को भी पछाड़ दिया। इमीडिएट याचिका दाखिल हो रही है, 2 घंटे के अंदर ऑर्डर पास कर दिया गया, और 2 घंटे में ऑर्डर पास करते इमीडिएट जाके वो कोर्ट कमिश्नर जो है वहां पे सर्वे करने पहुंच गया और सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी, हाँ जी इसके नीचे मंदिर था। क्या बढ़िया बात है भाई। इतनी स्पीड तुमने आज तक कभी किसी मुकदमे में दिखाई है? आज तक किसी मुकदमे में इतनी स्पीड नहीं देखी हुई, ना आएगी कभी, कोई नहीं, मतलब नहीं। इमीडिएट 2 घंटे के अंदर पूरा एक तरफा कार्रवाई। वन वे जो होता है, वन वे जब तक कम से कम 3 डेट पे अगर सामने वाला पक्ष अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं है, उसके बाद जाके एक्स पार्टी फैसला होता है। कोर्ट के जो प्रोसीजर है, मैं आपके ऊपर कोई मुकदमा डाल लूं और आप 3 बार तक अगर कोर्ट में पेश नहीं होती, तब जाके चौथी बार में जो है मेरे फेवर में कोर्ट फैसला देगा। अगर आप 3 बार तक उसमें पेश नहीं हुए, तब जाके उसे कहा जाता है एक्स पार्टी फैसला। और उसके बाद अगर मुझे पता चलता है कि मेरे खिलाफ एक्स पार्टी फैसला हो गया, या आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ एक्स पार्टी फैसला हो गया, और उसके बाद भी आप उसे चैलेंज कर सकते हो कि जी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या मुझे इस बारे में जानकारी नहीं मिली, या मैं बाहर था, या मुझे नोटिस नहीं मिले, उसके बाद ये कार्रवाई सारी शुरू होती है। यहाँ तो कार्रवाई ऐसी करेगी इतनी स्पीड से, सारा ध्यान भटकाने के लिए, इलेक्शन से ध्यान हटकाने के लिए। और दूसरा, आपके झांसी में जो 15 बच्चे आज हो गए, टोटल उनकी गिनती 15 बच्चों तक पहुंच गई है। अब उन 15 बच्चों में जो मिला गया है वो क्या मिला? बीजेपी के लोग जो थे उनके पास वो ठेका था, वहां पे अग्निशमन का जो सारा ठेका उसके पास था। उसमें जो उन्होंने अग्निशमन के जो ट्रेंड बंदे होते हैं उनको नहीं रखा हुआ था, उनके वहां पे जो वार्ड बॉय और जो स्वीपर और जो कर्मचारी थे उन लोगों को रखा हुआ था। वो बिजली का काम देख रहे थे। उन्हें क्या पता है कि न्यूट्रल कौन सा, फेज कौन सा, या 440 वोल्ट कहां से आ रहा है? उनकी लापरवाहियों की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, और शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी। जब ये मसला एक दिन अखबार में उछला, अगली दिन तो 19 तारीख के बाद से इमीडिएटली सारे का सारा मामला तय कर दिया गया। संभल की जो है हिंसा कर दी गई। अब संभल की हिंसा के अंदर आपने कुंदरकी का जो विधानसभा क्षेत्र है उसके आपने नतीजे गायब कर दिए, महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो आपने गायब कर दिए, उनको छुपा दे। कुंदर की विधानसभा क्षेत्र जिसमें 65% मुस्लिम है, 65% मुस्लिम। आज पूरा यूपी जानता है इस बात को, और पूरा देश जानता है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक तरफे फैसले लेती है। उसके बावजूद वो वहां पे 1,44,000 वोटों से जीत रहा है कैंडिडेट। और जो बीजेपी के अगेंस्ट कैंडिडेट खड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट, उसे मात्र 26,000 वोट मिल रहे हैं। किस तरह से पॉसिबल है? अपने पूरे गांव से वोट नहीं मिले। सेम कहानी महाराष्ट्र में रिपीट हुई है। महाराष्ट्र में मनसे का एक उम्मीदवार था, जिस जगह पे उसका वोट है, जिस विधानसभा में जिस बूथ में उसका वोट है, उस बूथ से, उस एरिया से उसको मात्र 2 वोट मिले, जबकि उसकी पूरी फैमिली उस घर में रहती है, उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब रहते हैं, उसके अपने घर के वोट 1 दर्जन से ऊपर है। उसे वोट कितने मिले? मात्र 2। इन सब चीजों से ध्यान बटाने के लिए और सीधा ये संभल का जो है नया ड्रामा शुरू कर दिया गया, ताकि इसकी आड़ में सारे के सारे मसले दब जाएं। सीधी सी बात है, सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश। अच्छा, राहुल गांधी का भी कहना है कि संभल में जो हिंसा हुआ है वहाँ की सरकार जो पक्षपात करती है और बिना सोचे समझे जो फैसला ले रही है, उसी का कारण है जो इस तरीके की हिंसा हो रही है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हकीकत ये है कि आज की डेट में राहुल गांधी जी जो बात कहते हैं वो बिल्कुल 100% सच होती है। लेकिन हमारा जो चरण चुंबक मीडिया है, जो चाटुकार मीडिया है, जो पत्तलकार मीडिया है, वो उनकी बातों को हमेशा गलत सलत करके पेश करता है। इस मामले में कम से कम एक बार, आज मैं कहता हूँ, रजत शर्मा जो है इंडिया टीवी वाले, उनकी आत्मा थोड़ी सी जागी। उन्होंने कम से कम इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने अपने इस मुद्दे में बात करी कि हाँ जी ये चीज गलत हुई है। और कोई भी, आप मैं कहता हूँ, एक आम आदमी की बात हो, सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे होंगे, सैकड़ों लोग मुकदमे का सामना कर रहे होते हैं। हमेशा अब सीधी सी बात है, जब मैं आपके ऊपर मुकदमा डालूंगा तो मैं आपको नोटिस भेजूंगा,
लोकल लीगल नोटिस तरीके से जाएगा, बाई रजिस्टर्ड डाक जाएगा और कोर्ट के थ्रू भी समन जाएगा, दोनों थ्रू समन जाते हैं, तब आप अपना पक्ष रखोगे, उसके बाद सुनवाई आगे बढ़ती है। यहाँ तो सारा का सारा मामला 2 या 3 घंटे के अंदर कर दिया गया। सुबह सुबह 6:30 बजे वो कमिश्नर जो है, कोर्ट कमिश्नर, वो जाके वहां जाके अपने लश्कर के साथ जो है जाके सर्वे करने पहुंच गए। और उनके पीछे जो लोग हैं वो नारे क्या लगा रहे थे, जय श्री राम, और फिर वही मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, वही वाले नारे, भड़काऊ भाषण उन्होंने देने शुरू कर दिए। शासन प्रशासन उनके साथ साथ चल रहा है, कोई रोकने की कोशिश नहीं करी गई। और जिसने डाली है याचिका, जो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त हुआ है, वो कोर्ट कमिश्नर कौन है? जो इस मुद्दे पे कोर्ट कमिश्नर, जो ज्ञानवापी मुद्दे पे कोर्ट कमिश्नर, जो वहाँ पे मथुरा काशी वाले में मुद्दे पे कोर्ट कमिश्नर, जो मथुरा में वृंदावन जो अपने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि जमीन है उसमें कोर्ट कमिश्नर। पूरे देश में एक ही कोर्ट कमिश्नर रह गया, विष्णु शंकर, उसके अलावा कोई कोर्ट कमिश्नर ही नहीं मिलता इन्हें। जहां जाता है वही जाके खड़ा हो जाता है, वही कोर्ट कमिश्नर बन जाता है, वही अपनी रिपोर्ट हाथों हाथ दे देता है। चाहे वो वुजू खाने की रिपोर्ट हो, चाहे वो श्री कृष्ण जन्मस्थान की रिपोर्ट हो, चाहे वो इसकी रिपोर्ट हो, संभल की मस्जिद की रिपोर्ट हो, सीधी इमीडिएट चालू है। तो सब तरह से मिली भगत साफ साफ दिख रही है। पूरा ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो ईवीएम में हेराफेरियां करी गई हैं, जो महाराज जीता गया है, पूरे बदमाशी से जीता गया है, उससे ध्यान हटाने के लिए संभल को तैयार कर दिया गया। अब 4-5 दिन तक हम लोग सारे संभल में उलझे रहेंगे, उसके बाद ये मामला ठंडा पड़ेगा, ईवीएम का मसला ठंडा पड़ जाएगा, महाराष्ट्र का चुनाव का ठंडा पड़ जाएगा, उसके बाद फिर कोई नया मुद्दा आके खड़ा हो जाएगा और ये सारे मुद्दे गौण हो जाएंगे। अच्छा, महाराष्ट्र का चुनाव जीतने के बाद भी मोदी जी ये नारा लगा रहे, एक है तो सेफ है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए तो काम किया ये नारा पूरे तरीके से? बिल्कुल जी, कोई काम नहीं करा। नांदेड़ लोकसभा आपको याद है, नांदेड़ लोकसभा में उपचुनाव हुआ। नांदेड़ लोकसभा में 5.5 लाख वोट जो लेके कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से जीता 1450 वोट के साथ। अब उस नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जीती है और 25-30 हजार वोटों के अंतर से जीती है। टोटल 6 की 6 का अगर टोटल करा जाए तो उनको सारे बीजेपी के 6 कैंडिडेट को मिला के 4.5 लाख वोट मिल रहे हैं। और कांग्रेस के जो कैंडिडेट है, जो एमपी के लिए खड़ा हुआ, उसे 5.5 लाख वोट मिल रहे हैं। मतलब कहीं सोच सकते हैं कि किसी भी एक विधानसभा में हर जगह लोगों ने यही सोच लिया कि लोकसभा में तो इसे भेजेंगे, विधानसभा में इसे भेजेंगे, लोकसभा में इसे भेजेंगे, विधानसभा में इसे भेजेंगे। पॉसिबिलिटी है कहीं से कहीं, किसी भी किस्म से, किसी एक विधानसभा में तो कोई थोड़ा सा फार्मूला चेंज करते। लेकिन ये टोटल नंगाई पे आ चुके हैं, टोटल बदमाशी पे आ चुके हैं। हम तो कर रहे हैं, जो तुमसे करा जा सके कर लो। हम तो करेंगे, खुल के करेंगे, जो तुमसे करा जा सके कर लो। हम तो लोगों को सरेआम गोली मारेंगे, जो तुमसे करा जा सके कर लो। हम ईवीएम में हेराफेरी करेंगे, जो तुमसे करा जा सके कर लो। कैंडिडेट अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने ही लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से, अपने ही मोहल्ले की ईवीएम में 2 वोट मारता है बात, और वो भी मनसे का, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का जो है पार्टी का कैंडिडेट, उसे मात्र 2 वोट मिलते हैं, जबकि उसके घर में उसकी पत्नी का, उसके माँ बाप का, उसके भाई बहन का, सबके वोट हैं, 1 दर्जन से ऊपर वोट है, लेकिन उसे 2 वोट मिल रहे हैं मात्र। अब वो साफ बदमाशी है जी, जो आपसे करा जा सके कर लो, हम तो ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि 80 बार जिसको जनता ने नकार दिया है, वो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो संसद को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, खराब करना चाह रहे हैं। संसद को कंट्रोल तो आपने कर लिया मोदी जी, निसंदेह आपने कंट्रोल कर लिया संसद को, पूरी न्याय व्यवस्था को, पूरी हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को आपने हैक कर लिया है, इसमें अब कोई दो राय नहीं है। अगर मोदी जी ने पिछले 10 सालों में कोई काम करा तो यही काम करा है। विकास के नाम पे उनका सबसे बड़ा विकास ये है, उन्होंने जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया, उन्होंने न्याय व्यवस्था को कंट्रोल कर लिया, उन्होंने आम जनता की जो है वोटिंग अधिकार उसे कंट्रोल कर लिया, जहां वो चाहते हैं वोटिंग करवाते हैं। अब आप सबसे बड़ा इसमें उदाहरण देखिए महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में अभी तक जो सेना चलती थी, जो इनकी बीजेपी की गवर्नमेंट चलती थी, शिंदे के भरोसे थी और फडणवीस के भरोसे थी। अब दोनों का ही पत्ता काट दिया, दोनों को 50-50 सीटें मिली हैं और 132 सीट लेके अकेली बीजेपी सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। ना शिंदे आवाज उठा सकता, ना आपके एनसीपी के जो अजीत पवार हैं वो आवाज उठा सकते। दोनों को खुट्टे लाइन लगा दिया बिल्कुल। अब 132 सीट लेके बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हें बहुमत के लिए मात्र 13 सीटें और चाहिए। 145 सीट हो जाएंगे, 288 सीट है, 145 सीट चाहिए, मात्र कितनी रहेगी? 13 सीटें, और 13 सीटें उन्हें निर्दलीय से इधर उधर से कहीं से भी मिल जाएंगी। अब हमेशा के लिए एनसीपी का भविष्य है वो खत्म, अजीत पवार वाली का, और उसके बाद जो शिंदे की शिवसेना है उसका भविष्य खत्म। पार्टियों अपने साथ जोड़ दिया और उसके बाद लात मार के इन्हें बाहर निकाल देती है। आप इनका इतिहास उठा के देख लीजिए। राम मंदिर आंदोलन में विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी थे, उनके ऊपर इन्होंने कंधे पे बंदूक रख के बंदूक चलाई। आडवाणी जी थे, उनके कंधे पे बंदूक चलाई, और प्रवीण तोगड़िया थे, उनके कंधे पे प्रवीण कटारिया थे, उनके कंधे पे। आज वो लोग कहाँ हैं? एक भी लोग आपको राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ आज नजर आता है? कहीं नहीं नजर आता। नजर कौन आता है? ये चंडाल चौकड़ी। सिर्फ ये नजर आएंगे आपको। सारे के सारे जिन लोगों ने आंदोलन करा, जिन्होंने गोलियां खाई, वो सब के सब गायब हैं। आज की डेट में आप इन्होंने नीतीश कुमार का भविष्य देखिए। 135 सीटें होती थी, 135 से 75 पे आए, 75 से आज 45 पे आ गए। अब उनके सारे सरकार चलाने अगले आने वाले बिहार के चुनावों में वो 45 सीटें भी नीतीश कुमार जी के साथ से गई और नीतीश कुमार जी को जीरो कर देंगे। दे रहा है दुरुस्त है भी हो जाए। आज भी नीतीश कुमार और नायडू बाबू इस बात को समझ लें। नायडू बाबू को वो इन्होंने जीरो करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी है। नायडू बाबू जी की पार्टी में पवन कल्याण है, उप मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार हिंदू हिंदू करने में लग गए हैं। नायडू के अगेंस्ट उनको खड़ा कर दिया। अब नायडू एक किनारे हो जाएंगे, पवन कल्याण वहां पे चेहरा बन के उभर जाएंगे और नायडू की पार्टी भी समाप्त। पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, महबूबा मुफ्ती की सरकार बनाई थी, वो सरकार समाप्त। और पंजाब में शियत के साथ इन्होंने अपना गठजोड़ करा था, शियत समाप्त।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इन्होंने गठजोड़ करा, कैप्टन अमरिंदर सिंह समाप्त। और उसके अलावा तमाम छोटी बड़ी पार्टियां, आजसू बाजसू इस तरह की जो छोटी मोटी पार्टियां थी, एक दो दो चार चार सांसदों के साथ सबको सब इन्होंने खत्म कर दिया। मायावती जी को इन्होंने सपोर्ट पूरा दिया, मायावती जी ने इनके खिलाफ आग उगलनी शुरू करी। भतीजे आकाश आनंद ने, आकाश आनंद को चुप करा दिया, उन्हें प्रचार से ही हटा दिया। आज मायावती कहाँ पे है? जीरो, खत्म कहानी। तो ये लगातार इसी तरह से एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं और उसके बाद दे रहे हैं कि जनता का मैंडेट हमें तो मिल रहा है। ये जनता का मैंडेट नहीं है, ईवीएम है, एवरी वोट फॉर मोदी। और ये लगातार उसी दिशा में काम कर रहे हैं। विपक्ष हमारा सोरा पड़ा है, बार बार विपक्ष से अपील कर रहे हैं, भाई जागो, सड़कों पे उतरो, आंदोलन करो, वरना तुम आने वाले टाइम में राजनीति करने योग्य नहीं रहोगे। सीधी सी बात है। अब ये अब महाराष्ट्र लेके 44 लाख करोड़ की जीडीपी महाराष्ट्र की, और उनके हाथ में एक झुंझुना थमा दिया झारखंड का। झारखंड की जीडीपी कितनी? मात्र 4 लाख करोड़। महाराष्ट्र की जीडीपी कितनी? 44 लाख करोड़, 11 गुना फालतू। तो उन्हें महाराष्ट्र चाहिए था या झारखंड चाहिए था? अब हमारे जैसे लोग सवाल उठाएंगे कि ओ शर्मा जी, झारखंड में भी तो जीते आप, झारखंड में तो इंडिया गठबंधन जीता है, तो उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते? वहाँ ईवीएम है क्यों नहीं? वहाँ ईवीएम है इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहाँ की जीडीपी मात्र 4 लाख करोड़ की, वहाँ पे ना संसाधन ना कुछ नहीं है वहाँ पे। और महाराष्ट्र में 44 लाख करोड़ की जीडीपी। धारावी का प्रोजेक्ट जो अडानी के हैंडओवर कर रखा है, जहां जहां अडानी के हिट टकराते हैं वहीं वहीं सरकार जो है अडानी की हो जाती है। इससे पहले छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख लीजिए, हसदेव जंगल में पता चला खनिज भंडार है, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई, भूपेश बघेल, हर कोई कहता था कि भूपेश बघेल जी रिपीट होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या? जीरो पे आ गए, वो नीचे आ गए, विपक्ष पे लायक भी ढंग से नहीं रहे। और उसके बाद आज वो हसदेव जंगल की कटाई निरंतर जारी है। और उसके अगेंस्ट भरपाई के लिए क्या कहा जा रहा है? एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, हजारों लाखों पेड़ काट दो, एक पेड़ माँ के नाम लगा दो। भाई भरे पूरे पेड़ जो है, जो कई टन ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसकी भरपाई क्या आप छोटे से पौधे से कर दोगे? एक पौधे को बड़ा होने में कम से कम 10 साल तो लगेंगे। 10 साल तक तो हमारे प्रदूषण की ऐसी तैसी हो गई, हमारे पॉल्यूशन हो गया जबरदस्त, पर्यावरण की ऐसी तैसी हो गई, लेकिन इन्हें कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। इनके घर परिवार सुरक्षित हैं, एयर प्यूरिफायर लगे हुए हैं, इन्हें कोई दिक्कत है ही नहीं। ज्यादा दिक्कत होगी तो विदेशों में चले जाएंगे, ज्यादा दिक्कत होगी तो स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। सीधी सी बात है। खेल बहुत गंभीर खेला जा रहा है, विपक्ष इस चीज से अनभिज्ञ है। विपक्ष को सड़कों पे उतरना ही पड़ेगा, हर हालत में उतरना पड़ेगा। अच्छा, अडानी को लेकर भी जो आरोप लगाया गया है घूस को लेकर, तो मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष लगातार ऐसे कुछ न कुछ मुद्दे सामने लाती है जिससे माइंड डाइवर्ट किया जाए। बिल्कुल जी, डाइवर्ट हम मान लेते हैं जी, इनकी बात हम पूरी मान लेते हैं। अडानी जी को सेव क्यों कर रही है? सिर्फ बीजेपी ही क्यों सेव कर रही है? अडानी के ऊपर आरोप लगे, अडानी की कंपनी उसमें जवाब देगी, अडानी जवाब देगा, अडानी के प्रवक्ता जवाब देंगे, अडानी के जो कंपनी के सॉलिसिटर जनरल हैं वो जवाब देंगे, अडानी के वकील जवाब देंगे। जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? बीजेपी। राष्ट्रीय प्रवक्ता इनका सांबित पात्रा आग उगल रहा है, सांबित पात्रा आग उगल रहा है, शिवम त्यागी आग उगल रहा है, और इसका अपना वो है कि वो वकील जो है चश्मे वाला वकील, क्या नाम है उसका, गौरव भाटिया, वो टोटल बीजेपी उसके सपोर्ट में खड़ी होगी। जब साफ साफ पता चल चुका है कि इसने बकायदा रिश्वत दी है, तो रिश्वत क्यों नहीं आप उस पर एक्शन ले रहे? नहीं लेंगे क्योंकि अडानी से आपके हित जुड़े हुए हैं। टोटल बीजेपी लगातार उसके सपोर्ट में उतरी हुई है। उसको एक बार भी कहने को तैयार नहीं कि हाँ इन्होंने गलत करा है। क्यों भाई? गलत को गलत कहना आपने तो सीखा ही नहीं ना। आपके हित उससे जुड़े हुए हैं तो आप गलत कैसे कह दोगे? अगर आपने गलत कहा, मालिक का अंटर फौरन चल जाएगा, सीधी सी बात है, और इनकी म्याऊं म्याऊं हो जाएगी, तो कैसे बोलेंगे बेचारे? अच्छा, मोदी जी ने संसद में कहा है कि जिस भी चीज को कांग्रेस हाथ लगा देती है उसका डूबना तय है, और देश भी डूब रहा था, हमने उसको ऊपर लाया है काम करके। देश डूब रहा था, सही कह रहे हो कि जी देश डूब रहा था। देश इतना डूब रहा था कि 2014 तक पहले से हमारे जिस चीज में हमारे को तरक्की करनी चाहिए, हर चीज में हम तरक्की कर चुके थे। अगर वो इनकी नजरों में देश डूब रहा है तो बहुत बढ़िया बात है साहब। परमाणु परीक्षण हम कर चुके, अंतरिक्ष में यात्री हम भेज चुके, तमाम IIT IIM का जो उद्घाटन और उनका जो संचालन वो हम कर चुके, 2 एशियाड खेल हम आयोजित कर चुके, पूरे देश में बांध हमने इतने बना के पूरे देश को हमने बिजली में इलेक्ट्रीफाई कर दिया। वो हम इसलिए, अगर उनके हिसाब से फिर भी अगर देश डूब रहा है तो भाई आपको तो अपनी समझ का इलाज कराना चाहिए। सीधी सी बात है, आपको अपनी समझ का इलाज कराना चाहिए। अगर इसके हिसाब से देश डूब रहा था, कितनी हमारी अर्थव्यवस्था थी जब हमें आजादी मिली थी? अंग्रेजों ने हमें चूस दिया था, बिल्कुल निचोड़ रखा था हमें। हमारी आबादी कुछ 100 करोड़ थी, आबादी हमारी 34 करोड़ थी, और हमारा बजट तो मात्र 193 करोड़ का था, जो पहला बजट हमारा बना था। उसको लाते लाते आज हमने 2014 तक कहां तक पहुंचाया? हमने 27 लाख 28 लाख करोड़ तक हमने बजट पहुंचाया। 200 करोड़ से 28 लाख करोड़ तक बजट पहुंचाया। तमाम विश्व में हमारी धमक हुई। सिक्किम, मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं, सिक्किम स्वतंत्र देश था। 1974-75 में सिक्किम को अपने साथ मिलाया देश ने, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में। वो इनको नहीं दिखेगा। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। तमाम हमेशा जिंदगी भर के लिए हमारा वो कलेश ही खत्म कर दिया कि दोनों मिले रहोगे तो हमारे ऊपर हमले कर दोगे, तुम अलग मौज लो, तुम अलग मौज लो। 2 टुकड़े कर दिए, वो इनको दिखेगा ही नहीं। इन चीजों से वो अवेयर ही नहीं है, और अवेयर हैं तो वो बोलना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ यही दिखाना है जो करा मैंने करा, अहम ही अस्ति द्वितीय नास्तो। सीधी सी बात है। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि सरकारी नौकरी खराब करने का आरोप लगाती है विपक्ष पे, पर ये भी तो देखे हमने कितने स्टार्टअप चालू किए हैं। हाँ जी, कितने स्टार्टअप चालू करें, गिनती तो करवा दीजिए। स्टार्टअप जब चालू करा जाता है उसके बाद उसकी गिनती दिखा दी जाती है। हमने 1 लाख स्टार्टअप कर दिया, 1.5 लाख स्टार्टअप कर दिया, 2 लाख स्टार्टअप कर दिया। उसके बाद वो स्टार्टअप 3 महीने के बाद धरातल पे कितने, ये तो बता दो।
आप जनधन योजना का बड़े जोर शोर से प्रचार करते हो जी, हमने जनधन योजना में पूरे देश के खाते खुलवा दिए। आज 23 करोड़ जनधन योजना में से 11 करोड़ जनधन जो है खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं केवाईसी की वजह से। और उसके बाद 5 या 7 करोड़ जो है जनधन खातों में से मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से पिछले 5 सालों में 85 करोड़ रुपए जो है एसबीआई ने काटा, अकेले एसबीआई में जिनके खाते थे मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना होने की वजह से। तो आपकी उपलब्धि जब आप देते हो तब तो देखो, आपने उज्ज्वला योजना में दे दिया, हमने 8 करोड़ सिलेंडर दे दिए, 9 करोड़ दे दिए, 10 करोड़ दी। उस 10 करोड़ सिलेंडर के बाद आपने ये तो देखो कि दूसरी बार जो है 40% से ज्यादा सिलेंडर नहीं भरे गए, तीसरी बार 67% से ज्यादा सिलेंडर जो है रिफिल नहीं हुए, और उसके बाद लोगों ने उसको सिलेंडर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने जनधन योजना में फ्री देते ही सिलेंडर कर दिया 1200 का। लोग कहां से खरीदेंगे भाई? आप शुरुआत कर देते हो, हमने बहुत बढ़िया काम करा, उसके बाद पीठ पीछे क्या हो रहा है वो आप नहीं दिखाते कभी भी, पीठ पीछे, और वो मीडिया भी नहीं दिखाता। आज की डेट में अगर भारत की दुर्व्यवस्था का जिम्मेदार कौन है तो सबसे बड़ा मीडिया है। मीडिया कभी भी पीठ पीछे की हकीकत कभी नहीं दिखाता, वो सामने सामने दिखा देगा, मोदी जी ने ये करा, मोदी जी ने कहा, मोदी जी ने बिगाड़ा क्या क्या वो भी तो दिखा दो भाई। हमारे संबंध कितने विदेशों में बिगड़ गए वो भी तो दिखा दो। भूटान जैसे देश, नेपाल जैसे देश, मालदीव जैसे देश, श्रीलंका जैसे देश, बांग्लादेश जैसे देश, इतने इतने से छोटे छोटे देश जो हमारे यहाँ कटोरा ले लेके घूम रहे होते थे, आज वो हमें आंखें दिखाते हैं। आज आंखें दिखाते हैं। नेपाल जैसा देश, मैं बार बार इस बात को उठाता हूँ, इतना सा देश, 2 करोड़ 2.25 करोड़ की दिल्ली जितनी उसकी आबादी, आधे से ज्यादा नेपाली हमारे यहाँ गोरखा करे घूम रहे होते हैं, साबजी करते घूम रहे होते हैं। और उसके बाद उसने हालत क्या करी, हमारे हिमालय क्षेत्र में लिपू लेक और काला पानी दर्रा है जो हमारे भारतीय क्षेत्र में पड़ता है, उसको अपने 100 रुपए के नोट पे छाप दिया, अपना इलाका दिखाते हुए। मोदी जी ने चूनी करी आज तक। पिछले 5 साल से हमारी चाइना ने वीजा रोक रखा है कैलाश मानसरोवर यात्रा का, 5 साल से। 2019 में जब गलवान घाटी का वो हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद से उसने वीजा देना बंद कर दिया। आज तक उस मसले पे कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि चीन को आंख दिखानी है ना वहाँ पे, नहीं आंख दिखाएंगे अपनी प्रजा को, अपनी जनता को, अपने कमजोरों को, अपने गरीबों को आंख दिखाएंगे। उनको जिनको आंख दिखानी चाहिए उनको आंख नहीं दिखाते जी। भट्टा बैठा रखा है पूरा देश का। विदेश नीति आप देख लो, देश नीति आप देख लो, बस एक लोगों को लॉलीपॉप थमा रखा है, हिंदू मुस्लिम बटोगे तो कटोगे, एक हो जाओ तो सेफ हो जाओ, बस अपने लिए नारा घोषित कर रखा है। ईवीएम सेफ है तो मोदी जी सेफ है। जिस दिन ईवीएम हटके सड़कों पे चुनाव होने लगा, बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा, हकीकत सामने आ जाएगी। 240 में से 40 सीटें भी अगर इनकी आ जाए तो बात है जी।